प्रेशर कुकर ने सबसे पहले आवाज लगाई। मुंबई की आधी नींद वाली सुबह में उसकी तेज चढ़ती हुई सी टी टाइल वाली रसोई से टकराती हुई बेडरूम के उस दरवाजे के नीचे से घुस गई, जहां सुशीला अंधेरे में आंखें खुली रखे हुए पड़ी थी। वह कुकर से बहुत पहले जाग चुकी थी। ऊपर वाले फ्लैट में दूध उबलने की गड़गड़ाहट से पहले, मुख्य सड़क पर पहली ऑटो की हॉर्न से पहले, किसी के बाथरूम में बजती बाल्टी की खनखनाहट से भी पहले वह बिल्कुल चुप पड़ी रही और सुनती रही। 3 सीटी। अब मीरा आंच कम कर देगी। उसे देखने की जरूरत नहीं थी। ये सब चीजें वो कभी नहीं भूलती, चाहे अब उसे गैस के पास जाने न दिया जाता था। बाथरूम के नल से गिरने वाली एक एक बूंद की आवाज घड़ी की टिक टिक जैसी लग रही थी। टिक टिक टिक। अरे मम्मी जी, आप उठ नहीं रही? मीरा की आवाज आई। मुलायम लेकिन दिल की थकान पहले में ही उसमें घुली हुई। 6:30 बज गए। उठ गई हूँ, सुशीला ने कहा, थोड़ा रुक कर, ताकि वो उतावली न लगे, जैसे किसी ने उसे इजाजत ही दी हो। वह धीरे धीरे कोहनी के बल उठी। जोड़ों ने तुरंत ऐतराज जताया। घुटने फूल से गए थे, मानो रात को मुंबई की नमी उनके अंदर घुसकर बैठ गई हो। वह गद्दे के किनारे बैठकर चादर ठीक करने लगी। कंबल को जितना हो सके ठीक ठाक मोड़ा। यह बेडरूम बहुत छोटा था, लगभग वैसा ही जैसे केशरपुर वाले पुराने घर का स्टोर रूम। अरुण और मीरा की डबल बेड, एक लकड़ी की खड़खड़ाती हुई अलमारी, उसकी पतली गद्दी बेड के पायों से लगी हुई, एक प्लास्टिक की कुर्सी और कोने में स्टील की अलमारी जिसमें उसकी कुछ साड़ियां और कपड़े का हैंडबैग टंगा था। सबसे पहले उसने वही हैंडबैग उठाया। रूखे कपड़े की पहचान भरी बनावट से जैसे थोड़ा साहस मिलता था। बस आई, उसने दरवाजे की ओर आवाज दी। अपनी ही आवाज से अजनबी लगी, जैसे इस घर की दीवारें आवाज को अलग तरह से निगलती हों। वह चप्पलों में पैर डालकर उठी, कमर पर हाथ रखकर खुद को संभाला। ऊपर चलता पंखा सूखी थकी हुई आवाज कह रहा था। रसोई में मीरा बिना देखे काम में लगी थी। उसकी चोटी रबर बैंड में घुसी हुई, पट्टा कसकर बांधा हुआ ताकि फिसले नहीं। कुकर अब धीमी आंच पर था। उसकी सीटी की आखिरी सांसें निकल रही थी। बाकी सब बर्नर भरे हुए, पर एक दूध कांप रहा था। दूसरे पर चाय तेजी से खौल रही थी। मैंने कहा था, मम्मी जी, आप जल्दी उठने की जरूरत नहीं है, मीरा ने पीछे मुड़कर कहा। आप सो जाया करो, मैं संभाल लूंगी। इसलिए तो उठती हूँ, सुशीला ने बुदबुदाया, ताकि तुम्हें अकेले मैनेज ना करना पड़े। वह सिंक की तरफ बढ़ी। कप धोने की वही पुरानी आदत, पर नल पहले से चल रहा था। वो रहने दो मम्मी जी, मीरा तुरंत बोली। आपके हाथ दर्द करते हैं, आप बैठो, मैं चाय दे देती हूँ। उसका वाक्य हवा में किसी दीवार की तरह अटक गया और सुशीला के हाथ वहीं रुक गए। वह धीरे से स्टील की कुर्सी पर बैठ गई। कुर्सी की आवाज कमरे की खामोशी से बहुत तेज सुनाई दी। खिड़की के कोने से थोड़ा सा आसमान दिख रहा था, गर्मी से भरा सफेदपन लिए हुए। एक कौवा जाली पर आ बैठा, सीधा अंदर झांकता हुआ। हट, उन्होंने हाथ हिलाया। सुबह सब यहीं आ जाते हैं। कौन? मीरा ने हंसकर कहा। कौवे या ट्यूशन वाले बच्चे? सुशीला को अनिच्छा से मुस्कान आ गई। दोनों। हॉल में टीवी चल रहा था। क्रिकेट की कुछ झलकियां, फिर तेज विज्ञापन, बाइक की गूंज, एक लड़की की बनावटी हंसी। मम्मी चाय, अरुण ने पुकारा। मीरा ने 2 मग और एक छोटा स्टील का ग्लास भरा। मग अरुण और मीरा के लिए और छोटा ग्लास धीरे से सुशीला के सामने रखा। गरम है, धीरे पीना। सुशीला ने ग्लास उठाया। एक समय था जब चाय सबसे पहले वही बांटती थी। खुद की चाय हमेशा आखिर में आती थी।
अब उसका हिस्सा छोटा ग्लास था, पहले से तय। चाय अच्छी बनी थी, कड़वाहट बिल्कुल सही। मीरा ने यह उनसे ही सीखा था। हॉल से आवाज आई, मम्मी जी का टिकट भी बुक करना है, मैंने करण को पिछले हफ्ते बोला था। गिलास उनके हाथ में ठहर गया, गरम किनारा होठ से लगा और थोड़ा फैल गया। अरे, उन्होंने धीरे से कहा। सावधान मम्मी जी, मीरा ने बाहर से कहा। जल जाएगा हाथ। सुशीला ने ग्लास पल्लू से पोंछा, हल्की जलन उंगलियों बसे पुराने दर्द जैसी थी। 3 महीने हो गए थे राजेंद्र को गए, 11 हफ्ते इस फ्लैट में, 40 दिन श्राद्ध को, और अब उनके रहने का हिसाब टिकट से लगाया जा रहा था। घर में हलचल बढ़ गई। निखिल का टिफिन, उसकी बेल्ट, उसका आधा गीला बॉल, सब। मीरा की आवाज सबको सुनाई दे रही थी। लंच स्लैब पर है, फोन चार्जर रखना, फिर मत कहना भूल गया। सुशीला सब देख रही थी। उनके हाथ खुद ब खुद बढ़ते, पर हर काम मीरा पहले से ही पकड़ लेती। अरुण उनके पास से ऐसे निकला जैसे कोई फर्नीचर हो। माँ, दवाइयाँ ली? हाँ, ले ली। गुड। उसकी आवाज में औपचारिकता थी, जैसे वह किसी घड़ी में टाइम देख रहा हो। निखिल आया, हेयर स्टाइल ठीक की, फोन हाथ में। दादी, मैं देर नहीं करूंगा, उसने जल्दी से कहा। चेहरा दिखा, उन्होंने कहा। वह आया और सुशीला ने उसके गाल पकड़ लिए। रात को फोन कम किया कर दादी, वह हंसकर छूट गया। दरवाजा खुला और बंद हुआ, मेटल की लैच जैसे दिल पर गिरती हो। मीरा ट्यूशन में लग गई, बच्चों की कॉपी खुली, पेंसिल चली। सुशीला सोफे पर बैठी, पुराना रेडियो उनकी नजर में था, राजेंद्र की याद में डूबा हुआ। मीरा जैसे ही रसोई में गई, सुशीला उठी, रेडियो को छुआ, धूल पहुंची और बटन घुमाया। पहले शोर, फिर एक धुन, फिर वही पुराना गीत जिसे राजेंद्र गुनगुनाता था। और जैसे ही धुन आगे आई, अतीत ने कमरे में कदम रख दिया। वह रसोई, वह आवाजें, उनके बेटे, वह सब एक पल में लौट आया। फिर, मम्मी जी ये क्या कर रही हैं? मीरा आ गई। गीत कट गया, रेडियो चुप। दोपहर का खाना आया, लौकी, रोटी, अकेलापन। और फिर शाम, बिल, सब्जी, ट्यूशन, शोर और रात में उन्होंने अपने बेटे की आवाज सुनी। हम उसे ज्यादा दिनों तक नहीं रख सकते यार, फ्लैट कोई धर्मशाला नहीं है। धर्मशाला? यह शब्द दिल के किसी पुराने घाव पर गिरा। वह चादर थोड़ी तक खींचकर लेट गईं। कमरा अंधेरा था, फैन की आवाज धीमी थी, और उनके भीतर बहुत पुराना, बहुत शांत, धीरे से अपनी दिशा बदल रहा था। मुंबई के उस फ्लैट में बीतते हुए दिनों को जब सुशीला केशरपुर लौटी, तो स्टेशन पर गर्म सूखा हवा का थपेड़ा उनके चेहरे से टकराया, मानो कोई पुराना परिचित अचानक सामने आ गया हो। ऑटो में बैठते ही पुरानी गांव की गंध लौट आई, धूल में पसीजे पेड़ों की खुशबू, किसी कोने में जलती लकड़ी की महक, धूप में तपे रास्तों की गर्मी। घर चले माई? ऑटो वाले ने पूछा। हाँ चलो, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। गांव की तंगलियों से गुजरते हुए हर उस मोड़ ने उन्हें पहचाना। छोटे छोटे ढाबे, अधखुली कानें, कहीं से बचपन के स्वर आते हुए, सब कुछ वैसा ही था, बस वह बदल गई थी। अपने घर के बाहर उतरते ही हल्की धूप उनके पैरों के आसपास उड़ गई। दीवारें थोड़ी उखड़ी हुई, गेट टेढ़ा, और आंगन में पसरा हुआ एक लंबा सोना दिन जो जैसे उनसे ही भरा जाना था। घर का ताला पहले पैर घुमाने में अटक गया, जैसे पूछ रहा हो इतने दिनों बाद, लेकिन फिर खुल गया और दरवाजा धीरे से भीतर की ओर धकेला। अंदर की हवा ठंडी, सीलन भरी, लेकिन एक अजीब सी परिचित गर्माहट लिए हुए। कमरे में धूल की हल्की परत थी, जैसे समय ने हर चीज पर अपना हस्ताक्षर छोड़ दिया हो। दीवार पर पुरानी घड़ी बंधी थी। टेबल पर पेन स्टैंड में राजेंद्र का नीला पेन अब भी रखा था, सूखा लेकिन मौजूद। कुर्सी वही, रैक वही, साड़ियाँ की जगह तह की हुई, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो कि बस आज ही आएंगी।
धीरे धीरे चलती हुई वह उस अलमारी के पास पहुंची जहां एक दराज सालों से बंद हमेशा राजेंद्र के अधिकार में था। उस दराज के भीतर कभी कभी उन्होंने कुछ कागजों की खड़खड़ाहट सुनी थी, लेकिन उन्होंने कभी उसमें झांकने की हिम्मत नहीं की। राजेंद्र कहते, कागजों को ज्यादा समझने से सिर खपता है, बस जहां रखा है वहीं रखे रहने दो। वह भी हंसकर मान जाती। आज वह दराज उसके सामने शांत पड़ी थी, जैसे कह रही हो, अब खोल भी लो मुझे। उन्होंने बैग नीचे रखा और कुंडी को दबाकर दराज खींचा। थोड़ा अटकी, फिर मान गई। अंदर क्या था? बस कुछ साधारण कागज नहीं, बल्कि कहानियां, अनकहे फैसले और बहुत से मौन वर्ष। कागजों की एक ढेर में पुराने बैंक के पेपर्स रखे थे, कहीं प्रॉपर्टी की कॉपी, कहीं कुछ रसीदें, कुछ सरकारी फॉर्म के पीले पन्ने। सबसे ऊपर एक छोटा पतला सफेद लिफाफा जिस पर लिखा था सुशीला के लिए। राजेंद्र की कांपती हुई लिखावट में लिफाफे को देखते ही उनके भीतर कुछ टूट कर बैठ गया, लेकिन दूसरी ही सांस में कुछ संभल भी गया। उन्होंने लिफाफा हल्के हाथ से उठाया, मानो वह सांस लेता हो। उन्होंने उसे अभी नहीं खोला, सिर्फ हाथ में थामकर कुछ देर चुप बैठी रही। दराज में बाकी कागजों को उन्होंने पलटा। कुछ दस्तावेज ऐसे मिले जिनके बारे में उन्हें कभी बताया नहीं गया था। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स, प्रॉपर्टी शेयरिंग के कागज और बैंक के कुछ महत्वपूर्ण फॉर्म जिन पर सिर्फ राजेंद्र के हस्ताक्षर थे। यह सब कब बनाया? सुशीला ने सोचा। शायद तब जब वह बीमार रहने लगे थे, जब वे भविष्य की शक्लें सोचते थे। लेकिन अब पूछने वाला कोई नहीं था। घर की दीवारें थोड़ा और शांत हो गई। कमरे के कोने में बैठकर उन्होंने चारों ओर देखा। यही वह कमरा था जहां त्योहारों की रौनक गूंजती थी। दिवाली की रोशनी में राजेंद्र पटाखों की तरह खिल उठते थे, जहां बच्चे होमवर्क करते हुए उन्हें चिढ़ाते थे और जहां रसोई की आवाजें पूरे घर को जगा देती थी। अब वहां सिर्फ धूल थी और बीते वर्षों की हल्की आह। शाम की धूप खिड़की से आई और कमरे में गिरने लगी। बाहर से पड़ोस में चल रही टीवी की आवाज आ रही थी। वही हमेशा की ऊंची टोन वाली टिप्पणी। एक बच्चा हंस रहा था। कहीं से कोई दिया जलने की गंध आई, शायद किसी पूजा की तैयारी। उन्होंने लिफाफा धीरे से अपने पल्लू में रख लिया और दरवाज बंद कर दी। अभी नहीं, उन्होंने खुद से कहा, अभी इसे नहीं खोलूंगी। कुछ पत्र रात के लिए बने होते हैं, जब घर सो जाए और सिर्फ दिल जाग रहा हो। अलमारी बंद करके वह आंगन की ओर चली। गांव के कुछ लोग उन्हें देखकर रुके हुए से, सहानुभूति से, उत्सुकता से सब जानते थे कि राजेंद्र अब नहीं रहे। सभी कह रहे थे, बेचारी अकेली हो गई। लेकिन ये कोई नहीं जानता था उसके घर के बीचों बीच एक लिफाफा पड़ा है जिसके भीतर उनके आने वाले सारे फैसले छिपे हैं, और उस लिफाफे को खोलना अब उनके जीवन की दिशा को बदलने वाला था।